बताता है कि वो अब तक का सबसे ताकतवर लड़का है। वो युजुरो का बेटा है जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी के रूप में जाना जाता है। बाकी लगातार ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो उन्हें हरा सके और अपनी मॉम के मर्डर का बदला ले सके। अब जब बाकी रेड में होता है तब स्पैक, जो कि उन कैदियों में से एक है, बाकी से लड़ने के लिए आता है, लेकिन हानियामा उसे घसीट कर दूर ले जाता है। स्पैक उसके फेस पे किक मारता है और पूछता है क्या उसे गुस्सा आया कि नहीं। हानियामा कुछ भी नहीं कहता और अपना सूट उतार देता है। उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा मस्कुलर और लड़ाई के निशानों से भरी थी और उसकी पीठ पे एक बहुत बड़ा टैटू भी है जो कि ओटोकोडाची टैटू है। ये एक ट्रेडिशनल टैटू है जो हानियामा फैमिली के हेड को मिलता है। अब पास में हानियामा कहता है ये टैटू अभी पूरा नहीं हुआ है, भले ही आर्टिस्ट ने अपना काम पूरा कर दिया हो। वो अपना घर छोड़ देता है और दुश्मन के कबीले पे हमला कर देता है जिसने उसके फादर को मार डाला था। वो पूरे कबीले को अकेले ही हरा देता है और उसका मानना है ये टैटू मैस्कुलिनिटी की निशानी है और जिस मर्द के कोई निशान नहीं वो असली मर्द नहीं है, इसलिए उसने इस टैटू की कल्पना को पूरा किया। अब स्पैक फिर से उसके फेस पे पत्थर से मारता है और फिर उसी के जूते से वो हानियामा को घसीट कर सीधा खंबे में पटक देता है। इसके बाद वो बेंच को उठाता है और उसके सर में दे मारता है। हानियामा चुपचाप खड़ा रहता है और एक फाइटिंग पोज बनाता है और स्पैक भी उसी पोज में खड़ा रहता है। स्पैक ने जापान के लेजेंडरी कराटे फाइटर के बारे में सुना है जिसे गॉड हैंड भी कहा जाता है। स्पैक कहता है वो कोई गॉड नहीं है, पर उसके हाथ और पाँव जब चलते हैं तो वो गॉड को भी तबाह कर सकते हैं। उसके कहने का मतलब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी था। उसने इतने जोर से किक और पंच उस स्टैच्यू को मारा कि उसने और उसने इस अटैक का नाम अल्फा रश अटैक रखा है। वो अब हानियामा की तरफ कूदते हुए इतनी तेजी से पंच मारने लगता है कि उसे काउंटर अटैक के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। ये एक ऐसा अटैक है जो एथलीट के एनारोबिक क्षमता से कई अधिक है। बॉक्सर अपने अपोनेंट पे हमला करने के बीच में थोड़ी सांस लेते हैं क्योंकि वो बिना सांस लिए अटैक जारी नहीं रख पाएंगे। थोड़े से भी टाइम गैप में अपोनेंट काउंटर अटैक कर सकता है। हालांकि स्पैक 5 मिनट तक सांस लिए बिना लगातार अटैक कर सकता है। स्पैक की पंचों की मार तब तक नहीं रुकती जब तक उसका अपोनेंट लाश में तब्दील न हो जाए, लेकिन हानियामा अचानक से एक जोरदार पंच मार के उसे हवा में दूर फेंक देता है। अब हम देखते हैं कि पुलिस ने अत्यधिक पावरफुल और मजबूत आर्मर्स स्पैक से लड़ने के लिए बनाए थे, पर वो सारे बेकार निकलते हैं क्योंकि स्पैक ने उन्हें आसानी से तबाह कर डाला था। और अब अगर वो जेल वापस आएगा तो इस बार वो और भी ज्यादा घातक हथियारों से उस पर वार करेंगे। स्पैक उस पंच के दर्द से उभरा नहीं था। हानियामा फिर से पूरी ताकत के साथ उसे पंच मारता है। वो स्पैक को उठाकर पूछता है क्या वो फाइट जारी रखना चाहता है। स्पैक स्माइल करने लगता है। हानियामा फिर से जोरदार पंच मार के फिर से पूछता है। स्पैक फिर से स्माइल करता है। हानियामा से अब लगातार पंचेस मार के वही सवाल पूछता है। लगातार 5 बार अटैक खाने के बाद स्पैक उससे रुकने को कहता है और इस मौके का फायदा उठा के वो 6 गोलियां उसके मुंह में घुसा देता है और उसके मुंह को उड़ा देता है। लेकिन मुंह उड़ने के बाद भी हानियामा उससे पूछता है क्या वो फाइट जारी रखना चाहता है कि नहीं, और वो स्पैक को उठाकर सीधा बिजली के खंभे के ऊपर फेंक देता है जिस कारण उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इसके बाद हानियामा स्पैक को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और उसे गिफ्ट की तरह वहाँ सौंप देता है। वो सभी ये देख के चौंक जाते हैं और हानियामा को सल्यूट करते हैं। इसके बाद वो कार में बैठकर जाने लगता है, पर किसी कारण कार आगे नहीं बढ़ती। अब पता चलता है कि स्पैक ने सारे पुलिस वालों को मार डाला और कार को उसने पकड़ लिया है। वो कार को पलटा देता है और हानियामा को पीटना शुरू करता है। वो काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन स्पैक उसके पाँव में गोली मार देता है। स्पैक कहता है वो ऐसी दुनिया से आता है जहाँ लड़ाई केवल जिंदगी और मौत के लिए होती है। हानियामा को उसे तभी मार डालना चाहिए था जब उसके पास मौका था। अब स्पैक हानियामा के चेहरे को क्रश करने लगता है, पर वो उसकी ग्रिप से निकलकर स्पैक के मुंह को लगातार तोड़ता है। ऐसा लगता है फाइट खत्म हो गई, लेकिन किसी कारण स्पैक ने अपनी आंखें ढक दी है। वो अचानक से फ्लैश ग्रेनेड निकालता है जो कि लाइट और साउंड से अपोनेंट को हिलने से रोक देता है। हानियामा इस लाइट की वजह से कुछ समय के लिए ब्लाइंड हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर स्पैक रियर नेक चोक टेक्निक का यूज करता है जिससे कोई छूट नहीं सकता। लेकिन ये कहा जाता है हानियामा की ग्रिप डायनोमीटर से भी नहीं नापी जा सकती। वो कार्ड के एक हिस्से को भी फाड़ सकता है। ये घातक फोर्स उसका नेचुरल बॉर्न गिफ्टेड है। वो इस मॉन्स्टर ग्रिप का यूज करके वो स्पैक के हाथ का बड़ा टुकड़ा फाड़ देता है और इसके बाद वो उसके थाइस का हिस्सा फाड़ता है और फिर उसकी गर्दन, और आखिरकार स्पैक हार जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर इस बात से कंफ्यूज थे। स्पैक, जो कुछ घंटों पहले काफी मस्कुलर था, अपनी सारी मसल खो चुका है। वो 50 साल का दिखता था लेकिन असल में उसकी एज 97 साल थी। इस तरह की घटना का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन एक आदमी था जिसका नाम ट्रेजर हंटर जैक था। उसे एक सनकैन शिप मिली जिसकी तलाश वो 30 सालों से कर रहा था, जहाँ 200 से भी ज्यादा ट्रेजर मौजूद थे। बाद में पता चलता है 40 साल का हेल्दी दिखने वाला ये आदमी असल में 88 साल का है। जब उसकी ड्रीम आखिरकार पूरी हुई तो उसने उसे जिंदा रखने वाली इकलौती चीज को खो दिया जो कि उसकी विल पावर थी। और डॉक्टर को लगता है स्पैक के साथ ऐसा ही हुआ होगा, शायद उसने अपनी लाइफ का पर्पस पूरा कर लिया होगा। इसके बाद बाकी स्कूल में टेस्ट दे रहा है जहाँ उसने सिर्फ अपना नाम ही लिखा है। टीचर उसे समझाता है कि दुनिया दिमाग की ताकत से चलती है, ना कि मसल की ताकत से। इंसान जितना मर्जी तेज भाग ले वो बाइक से आगे नहीं निकल सकता। वो चाहे जितना भी ताकतवर हो, वो कार
को नहीं उठा सकता, ना ही कोई तैर के मोटर बोट से आगे निकल सकता है। बाकी कहता है वो कुछ लोगों को जानता है जिन्होंने वाइल्ड बीस्ट को हराया है। टीचर इस बात से इनकार करता है और कहता है यहाँ तक कि उसेन बोल्ट भी इस क्लासरूम में नहीं कूद सकता जो कि 2 फ्लोर ऊपर है। ये कहने के बाद डॉयल क्लासरूम के अंदर कूदकर घुसता है जो कि 2 फ्लोर ऊपर है। डॉयल कहता है वो बाकी से लड़ने आया है कि उसने देखा उसका टीचर उसे डांट रहा है। बाकी उसे शुक्रिया कहता है और डेस्क को डॉयल के फेस पे दे मारता है और फिर क्लासरूम से कूदकर वो स्कूल के बैक साइड चले जाता है क्योंकि अगर वो लड़ता तो उसके क्लास वाले चौंक जाते और उन्हें बाकी की असलियत पता चल जाती। अब वहाँ से जाते हुए एक माली उस पर अचानक से एक्स फेंकता है जो कि असल में यानागी था। यानागी अब 2 एक्स बाहर निकालता है जो रस्सी से बंधी थी और उन्हें काफी तेजी से घुमाने लगता है। बाकी बड़ी मुश्किल से ही उसके अटैक से बच पाता है। अब वो एक तरफ की रस्सी खोलता है और अपनी एक एक्स उसको पकड़ाता है। अब वो दोबारा अपनी एक्स को घुमाना शुरू करता है पर इस बार वो पहले से भी तेज घूमती है और वो बाकी के हाथ की एक्स को काट डालता है और बाकी बचने के लिए अपनी शर्ट को एक्स में अटका कर निकलता है। अचानक से गर्म पानी की केटल उड़ते हुए आती है और इसे गोकी ने फेंका था लेकिन पानी ठंडा था और ये यानागी को डराने की एक चाल थी। वो गोकी पे अटैक करता है पर वो उसे जमीन पर पटक डालता है। यानागी तुरंत खड़ा होता है और गोकी का हाथ टाइगर क्लॉ से काट देता है। गोकी अपना खून यानागी की आंखों में फेंकता है और बाकी को अटैक करने को कहता है। दोनों एक साथ टीम बनाकर यानागी से लड़ना शुरू करते हैं। गोकी यानागी को पीछे से जकड़ लेता है और बाकी को अटैक करने को कहता है लेकिन वो बाकी को किक मारकर दूर फेंक डालता है। गोकी बताता है यानागी को पॉइजनर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो गैस अटैक में माहिर है। यानागी धीरे से चलते हुए बाकी की तरफ बढ़ता है और पूछता है इस दुनिया की सबसे पॉइजनस गैस कौन सी है। बाकी अपनी जगह अटक जाता है। यानागी अपना हाथ उसकी नाक में रखता है और बाकी अपना होश खो देता है। यानागी बताता है हम जो ऑक्सीजन सांस से लेते हैं उसका पोर्शन 21 है और जब ये कम हो जाता है तो इस कारण चक्कर आने लगते हैं और आखिर में आदमी होश खो देता है। और अगर ऑक्सीजन गिरकर 5% या उससे कम हो जाए तो ये तुरंत किसी को भी एक सांस में गिरा सकता है। और उसने अपने हाथ से 5% से कम ऑक्सीजन बनाई जिसे उसने ग्लास वुड कॉन्क्रीट में लाखों बार प्रैक्टिस किया और आखिर में उसने वैक्यूम टेक्निक क्रिएट करी। अब वो वैक्यूम प्रेशर बना के दीवार को तोड़कर दिखाता है और पुलिस के आने पर वहाँ से भाग निकलता है। बाकी अब होश में आता है और बताता है वो हार गया। इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब